नमस्ते सभी को। हमने कल स्वर के प्रकार पढ़े थे, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं हम? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 रखी गई है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 रखी गई है, जिसमें से आपके 33 व्यंजन कौन से हैं? पहला आपका का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने आते हैं? 5-5 वर्ण आते हैं। ये आपके 25 हो जाते हैं। इसके बाद 2 आपके द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन र और ण, ये आपका द्विगुण व्यंजन हो जाता है। और आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, श, स, ह। ठीक है, तो आपके ये 25 ये व्यंजन हो गए, जिसे कि हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। ये पूरे जोड़ करके होते हैं आपके 33 व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसके बाद 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर सीधे क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या आपकी 33 ही होती है। उसके अलावा व्यंजन उसमें और जो आते हैं, जो आपके संयुक्त व्यंजन आते हैं, ये आपके व्यंजनों की संख्या से अलग रखे जाते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 ही लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में। उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। आपसे ये पूछा जाता है कि ये किससे मिलकर बने होते हैं? संयुक्त व्यंजन यानी कि ये किसी ना किसी से संयुक्त होकर के बने हैं। तो क किससे मिलके बना है? क और श से। त्रा किससे बना है? त और र से। ज्ञ बना है ज और य से। श्र बना है श और रा से। ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि जब हमारा छ, त्र, ज्ञ और श्र बनता है तो जो पहला वर्ण होता है
वो हमारा आधा होता है। प्रत्येक वर्ण में पहले वर्ण में हलंत लगा होता है, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन बनता है वो ऐसे भी बन जाता है क और श में हलंत लगा देता है। ठीक है, तो क और श में अगर हलंत लगा है तो वो गलत होता है। का में हलंत लगता है, ता में ज और श। जब ये आधा वर्ण होता है और ये इससे जुड़ता है, इन दोनों का संयोग होता है, तब हमारा क्या बनता है? छ। त और रा से मिलकर हमारा त्र बनता है। ज और या से मिलकर हमारा ज्ञ बनता है। श और रा से मिलकर हमारा श्र बनता है। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अभी हमने देखा आपको स्वरों की संख्या थी हमारी 11, अयोग व 2 थे, और व्यंजनों में हमने 33 व्यंजन पढ़े। उसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन 4 थे। सभी को मिला करके हमारे 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 52 होती है। इसके आगे सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन में हमारे ये वर्गिक व्यंजन है जो हम पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन हैं, तो ये किस प्रकार से उच्चारित होते हैं। यानी कि पहले हम देखेंगे सघोष, सघोष ध्वनि, या इसे ही हम कहते हैं घोष ध्वनि। घोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, या इसमें हम कहते हैं कि इसमें हमारे नाद का उपयोग होता है। किसका? नाद का उपयोग होता है। नाद का उपयोग होता है। स्वर तंत्रियाँ या नाद जो होता है, जब हम सघोष ध्वनियों को बोलते हैं तो एक नाद सी आवाज़ आती है, यानी कि उसमें एक स्वर तंत्रियाँ जो हमारी होती हैं वो कंपन करती हैं। जैसे कि आपका ये है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसमें से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा सभी वर्ग के सघोष ध्वनियों में सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होते हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी हो गई? ग, घ, ञ, च, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, त, द, ध, न, ब, भ, मा। सभी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं? सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अलावा हमारी ये जो य, र, ल, व होता है, इसके अलावा सघोष ध्वनियों में कौन सी आती हैं? य, र, ल और व। ये भी आपकी कितनी आती हैं? कौन सी हैं? सघोष ध्वनियाँ। इसके अलावा आपका जो ह आता है, हा भी आपका किसमें है? सघोष ध्वनि है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अघोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं? अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं जिनमें नाद की जगह आवाज़ जो है वो केवल हमारे श्वास से होती है। इसमें नाद का प्रयोग नहीं होता है, नाद नहीं होता है। ठीक है, अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं उनमें नाद नहीं होता है, इनमें नाद का उपयोग होता है सघोष ध्वनियों में। तो अघोष ध्वनियों में कौन से आपके आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष ध्वनि है। और इसके अलावा आपके तीनों जो श हैं, ये तीनों श आपके अघोष ध्वनि में आते हैं। ठीक है, सघोष ध्वनियों में आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका सघोष ध्वनि में आता है, और य, र, ल, व और ह आपका सघोष ध्वनि में। अघोष ध्वनि में जिसमें नाद उत्पन्न नहीं होता है, अघोष ध्वनि में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग जो वर्ण होता है वो आपका अघोष ध्वनि में आता है। और आपका श, स, स जितने भी तीनों श हैं ये आपके किस में आते हैं? अघोष ध्वनि में आते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हमने सघोष और अघोष देखा। अब हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, मुख से कम श्वास निकले, मुख से कम श्वास निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो आपका क्या हो गया? अल्प प्राण ध्वनि है। इसके अलावा आपका य, र, ल, व ये भी आपके अल्प प्राण ध्वनियों में आते हैं। और हमने इससे पहले बताया था आपके जो स्वर हैं, सभी स्वर जो हैं वो भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें मुख से कम श्वास निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये आपके पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को कहते हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ। और इसके अलावा य, र, ल, व भी आपके अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। और सभी स्वर जो हैं वो आपके अल्प प्राण में आते हैं। अब हमारा आता है अल्प प्राण के अलावा महाप्राण। आपको शब्द से ही पता चल रहा है, अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब थोड़ा सा, जहाँ कम श्वास निकले तो अल्प प्राण। महाप्राण यानी कि जहाँ पे वर्णों के उच्चारण क्रम में अधिक श्वास निकले, यहाँ पर अधिक श्वास निकले, अधिक श्वास निकले तो वो महाप्राण होता है। महा मतलब कि ज़्यादा, जब महाप्राण यानी कि अधिक श्वास निकले तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो आपका आता है वो महाप्राण में है। इसके अलावा आपके जो श, स, ह, ये चारों भी आपके किस में आते हैं? महाप्राण ध्वनियों में, ठीक है। अभी हमने देखा अल्प प्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन में आपके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं कि व्यंजन में किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक। जिसमें से हम सबसे पहले आपको देखते हैं, इसमें ये का वर्ग हो गया, इसी में आपका है इसको हम आपका जो का वर्ग आता है ये हमारा कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। का वर्ग जो आते हैं वो आपके कंठ से बोले जाते हैं। स्वर में आपका आ जो होता है वो भी आपका किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा आपके ह और अह ये आपका कंठ से बोला जाता है। दूसरा आपका चा वर्ग है। चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। चा वर्ग तालु में आपके स्वर में ई जो है वो भी तालु से बोला जाता है। और ऊष्म व्यंजन में आपका जो ये श आता है, इस स का उच्चारण आपके किससे होता है? तालु से होता है। इसके अलावा आपका या का उच्चारण भी किससे होता है? तालु से होता है। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की आपके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आ कंठ से बोला जाता है, ह आह कंठ से, और का वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से।
तालु में आपका कौन सा आता है? ई का उच्चारण तालु से होता है। श और य का उच्चारण तालु से होता है। और चा वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो तालु से बोले जाते हैं। तीसरा आपका आता है टा वर्ग, जिसे हम टा वर्ग आपको बोला जाता है मूर्धा से। टा वर्ग आपका बोला जाता है मूर्धा से। और स्वर में री स्वर, री का उच्चारण स्थान जो होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। इसी में हमारा जो ये मूर्धन्य श का प्रयोग होता है इसे हम मूर्धा से उच्चारित करते हैं। या के अलावा आपका रा का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले स्वर या व्यंजन कौन कौन से हैं? री आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, श और रा आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, और टा वर्ग के सभी वर्ण आपके मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद आपका आता है ता वर्ग। तो ता वर्ग उच्चारित होता है आपका दंत से। ता वर्ग किससे उच्चारित होता है? आपका दंत से। दंत में आप लोग को ये ली मिल जाती है। कभी कभी ये संस्कृत में प्रयोग की जाती है, लेकिन कभी कभी आप लोग के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ली का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो ली का उच्चारण स्थान किसको मानते हैं? दंत को मानते हैं। इसके अलावा आपका श, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और ला का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। दंत में आपके कौन से उच्चारित होने वाले स्वर व्यंजन हो गए? ली हो गया, स, ला हो गया, और ता वर्ग के सभी वर्ण आपके दंत से उच्चारित होते हैं। इसके बाद आपका आता है पा वर्ग। पा वर्ग जो है वो किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। पा वर्ग किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? उ। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? उ। और आपका ये पा वर्ग सभी जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। कंठ से उच्चारित होने वाले अ, ह, और क वर्ग के सभी वर्ण जो है ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तालु से उच्चारित होने वाले ई, श, य, और ये चा वर्ग का उच्चारण होता है। मूर्धा से री, श, र, और टा वर्ग का उच्चारण। दंत से आपका ली, श, ल, और ता वर्ग का उच्चारण होता है। ओष्ठ से आपका उ, प वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दी। य, र, ल, व, श, ह ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, आपका ये जो अगर पूछा जाता है ये द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी से बोलते हैं, तो ये कहाँ से उच्चारित होता है? आपका मूर्धा से। ठीक है, ये आपके कहाँ पे आते हैं? मूर्धा से। ये भी उच्चारित कहाँ से होगा? मूर्धा से। इसके अलावा आपके आ जाते हैं ये जो पंचम अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है इसे हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक से माना जाता है। ठीक है, हमारे इसमें ये भी आता है कि कंठ से भी ये उच्चारित होता है और नासिक से भी, लेकिन इसका जो नासिक के व्यंजन, इसको पांचवें वर्ण को क्या माना जाता है? नासिक के व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा आपके कंठ तालु, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो कौन से हैं? ए। ठीक है, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले स्वर ए। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर ओ, औ। और दंतोष्ठ वा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन आपका कौन सा है? वा। वा जो है वो हमारा किस में आया है? दंतोष्ठ में। य, र, ल, वा।
या आपका तालु है, रा आपका मूर्धा है, ला दंत है और वा जो है वो कौन सा है, दंतोष्ठ है। वा कैसा है, दंतोष्ठ है। अब इसमें हम कुछ और देखते हैं। आपका ये जो ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। ठीक है, स्वर का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है। एक है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर या और व, या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसी तरह आपका जो रा होता है, रा को हम लुंठित, लुंठित, दंतमूल, व वत्सर्य व्यंजन भी बोलते हैं। रा को हम क्या कहते हैं, वत्सर्य, लुंठित और दंतमूल भी बोलते हैं। ला, ला को हम पार्श्विक व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन, दंतमूल और वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर कौन सी होती है, य और व आपको पूछा जाता है अर्ध स्वर। क्वेश्चन बनता है कि अर्ध स्वर में कौन सा व्यंजन रखा गया है। तो हमें पता होता है या व तो व्यंजन होता है, ये अर्ध स्वर में नहीं आएगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन होता है कि व्यंजन होने के बावजूद इसको जो है अर्ध स्वर कहा जाता है। तो य और व हमारा क्या हो गया, अर्ध स्वर। रा को वत्सर्य, लुंठित और दंतमूल भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक, दंतमूल और वत्सर्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके पढ़ाएंगे हिंदी भाषा का विकास।